प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित की पुस्तक एनसीईआरटी प्रश्न प्रदर्शिका के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की अर्थात कुछ संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हम प्रश्नावली 1.3 से पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरण को सोल्व करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 यानी 1.3 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से संख्या युग्म सह अभाज्य हैं। अब देखिए, पहले आपको मैं सह अभाज्य संख्या युग्म बता देता हूँ कौन से होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्याओं का जोड़ा है जिसमें दो संख्याएं हैं 8 और 9। वैसे तो देखें तो 8 भी एक भाज्य संख्या है और 9 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये 8 और 9 दोनों संख्याएं जो है वो सिर्फ एक की टेबल में ही आती है। संख्या एक की टेबल में ही आएगी, एक के अलावा किसी और संख्या की टेबल में, किसी और पहाड़े में जो है दोनों संख्याएं नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि संख्या एक को छोड़ करके इन दोनों का और कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है, सारा गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो HCF है, इनका जो महत्तम समावर्तक है वो कितना है, 1 है। तो आप सहअभाज्य संख्याएं समझ गए होंगे कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF क्या हो, 1 हो, महत्तम समावर्तक 1 हो, वो संख्याओं का जोड़ा जो है वो क्या कहलाता है, सहअभाज्य कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये चेक करना कि 231 और 396 सहअभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम इन दोनों का HCF ज्ञात करके देख लेते हैं। HCF अगर 1 आ गया तो सहअभाज्य है, नहीं आया तो सहअभाज्य नहीं है। तो यहाँ देखिए कि 231 जो है वो 396 से छोटा है। अब विभाजन एल्गोरिथम इस पे लगा देते हैं कि 396 को पहले 231 से भाग करके देखते हैं। तो 231 231 5 6 1 शेष 0 नहीं है। तो ये वाला जो स्टेप है ये एल्गोरिथम के अनुसार जो है फिर से भागफल और शेष के लिए रिपीट हो जाएगा। ठीक, 165 एकम 165 और 11 में से 5 गए 6, 12 में से 6 गए 6। अब देखिए, फिर शेष 0 नहीं है तो इस भागफल और नए शेष के लिए फिर से ये स्टेप रिपीट हो जाएगा। ठीक, अब 6 दूनी 12, 2 पे जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 1 13, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। फिर शेष 0 नहीं है तो इस भागफल और नए शेष के लिए फिर से स्टेप रिपीट होगा, 33 दूनी 66। ठीक, अब यहाँ पर शेष 0 आ गया, इसका मतलब 33 क्या है, इन दोनों का HCF है। अब देखिए कि ये ऐसा काम तुम करते हो छोटी क्लासेस में, आप यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखने होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होगा कि पहले 396 बराबर 231 गुणा 1 प्लस में शेष और लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 231 बराबर 165 गुणा में 1 प्लस में शेष 66, फिर r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 165 बराबर 66 गुणा 2 प्लस में शेष 33, फिर r इज नॉट इक्वल टू 0 और फिर 66 बराबर 33 गुणा 2 प्लस में शेष अब r इज इक्वल टू 0 है। इसलिए HCF ऑफ 231 एंड 396 बराबर कितना आएगा, 33 आएगा। इस साइड वाला नहीं लिख देना, भाजक जो होता है ना वही HCF होता है। ठीक,
इसलिए 231 और 396 सह अभाज्य संख्या युग्म नहीं है, सह अभाज्य संख्या युग्म नहीं है। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है उसमें आपको दो संख्याएं दे रखी है 847 और 2160। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2160 बड़ा है, 847 छोटा है। तो अब यहाँ पर फिर हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर देते हैं और HCF ज्ञात करके देखते हैं। तो 2160 को जब मैं 847 से भाग दूंगा तो 847 दूनी पे जाएगा, ये 8 3 24 तो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो है 2 7 14 और 2 चौके 8 और 1 9, 2 8 16, 1694। और जब इसको माइनस करूंगा तो 10 में से 4 6, 15 में से 9 6 और ये आ जाएगा 4। ठीक, अब देखिए शेष 0 नहीं है तो 847 यहाँ आ जाएगा और फिर एकम 466। ठीक, और जब घटाएंगे तो आएगा 381, फिर शेष 0 नहीं है, 466 यहाँ आ गया, एकम 381, फिर घटाएंगे तो ये बचेगा 85, फिर ये 381 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो 8 चौके 32, 8 5 40 चौके पे जाएगा ये। ठीक, तो 85 को 4 से गुणा करेंगे आएगा 340, 1 और 4 41 बचेंगे, फिर शेष 0 नहीं आया। ठीक, तो अब देखिए कि 85 आगे आ जाएगा, 41 दूनी 82, फिर 3 शेष बच गया, फिर ये स्टेप रिपीट होगा, 41 और 3 13 3 39 आ गया। ठीक, और 11 में से 9 गए 2 और फिर 3 यहाँ आएगा, 2 एकम 2, फिर शेष 1। ठीक, अब देखिए कि अब ये 2 यहाँ आएगा, 1 दूनी 2, अब जाकर के शेष 0 आया है। तो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि HCF of 847 and 2160 is 1। ठीक, इन दोनों का HCF 1 है, इसलिए 847 और 2160 सह अभाज्य संख्या युग्म है, सह अभाज्य संख्या युग्म है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के एल्गोरिथम के जो स्टेप्स है वो लिखने होंगे कि ये चीज लिखने से पहले आपको यहाँ से, जैसे बीच वाला यहाँ से उठाते हैं, 2160 बराबर 847 गुणा में 2 प्लस में शेष। ठीक, और फिर लिखते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से सारे स्टेप्स हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इमेज में देख भी सकते हैं। अब आगे सेकंड एग्जांपल देखिए, कहता है कि दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक दे रखा है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है सम होगा या विषम होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि a कोई भी पूर्णांक है, अब ये सम है या विषम है, इसका पता क्या लगेगा कि इसको हम 2 से भाग करके देखते हैं। 2 से भाग करके देखें तो अगर शेष 0 बच गया तो ये सम होगा। ठीक, शेष क्या बच सकता है यहाँ पर, शेष या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है, 2 तो बच नहीं सकता। तो अगर शेष 0 तो बच गया तो ये है सम, और शेष 1 बच गया तो ये क्या होगा, विषम। हमें चाहिए क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो इसका मतलब r कितना है, 1 है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक a जो है वो किस रूप का हो जाएगा, 2q + 1 के रूप का हो जाएगा। ठीक, जहां पर q क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या
हो सकती है। क्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q+1 के रूप का होता है, जहां q क्या है? q एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मैंने बताया ना, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन पढ़िए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, तो इसका वर्ग करके दिखाएंगे। अब 2q+1 का वर्ग जो है, वर्ग के लिए हम क्या करेंगे? a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a² + 2ab + b²। तो a की जगह 2q है तो 2q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 2q गुणा 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। 2q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और q स्क्वायर, 2 दूनी 4q + 1। ठीक, अब यहां से मैं क्या करता हूं कि 4q कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा q + 1। ठीक, क्योंकि 4 ये कॉमन आ गया, q स्क्वायर में से q कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा q, और ये 4q यूं का यूं कॉमन आ गया तो बचेगा 1 प्लस में ये वाला 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए q हमने क्या कहा था? पूर्ण संख्या कहा था। अब q एक पूर्ण संख्या है तो q+1 इससे अगली पूर्ण संख्या होगी, और जैसे ये पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 आगे चलती रहेगी। तो अगर q को मैं 0 मान लूँ तो ये 0 हो जाएगा, q इंटू q+1। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? q इंटू q+1 की बात कर रहा हूँ कि q अगर 0 हो गया तो ये सारा 0 ही हो जाएगा। q 1 हो गया तो q+1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा समथिंग सम संख्या आएगी। अगर ये सम है तो भी सम की किसी सम के साथ गुणा हो, विषम के साथ गुणा हो, वो क्या आएगा? सम आएगा। तो इस तरह से q की वैल्यू आप कोई भी लोगे, तो अगर 0 लोगे तो q इंटू q+1 0 आएगा, या फिर सम संख्या आएगी, और कोई चांस नहीं है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ q इंटू q+1 या तो 0 होगा या एक सम संख्या होगी। इसलिए q इंटू q+1 बराबर 2m मान लेते हैं, जहाँ m क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक, क्योंकि किसी भी सम संख्या को हम 2m के रूप का मान सकते हैं। जैसे भी सम को 2m+1 या 2q+1 का मानते हैं ना, तो सम में कैसे 0 बचता है तो 2m के रूप का हो गया, या q की जगह हम लगा दो बस। तो अब इसलिए इसको 1 कह दो और इसको 2, तो 1 व 2 से क्या होगा कि q+1 का वर्ग जो है वो 4 गुणा 2m, 4 गुणा इसको हमने 2m कह रखा है, प्लस 1 यानी 4 दूनी 8m प्लस 1 के रूप का हो गया। और ये चीज तो हमने सिद्ध करनी थी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 8m प्लस 1 के रूप का होता है, और ये 8m प्लस 1 के रूप का तो हो गया। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ क्वेश्चन को, कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो किस रूप का होता है? 2q+1 के रूप का होता है। फिर इसका स्क्वायर करके दिखा दो। स्क्वायर में क्या करना? आपने a+b का होल स्क्वायर का सूत्र खोलना है। अब जैसे सूत्र खोलेंगे तो इसमें q इंटू q+1 आएगा। अब आपको पता ही है, तो ये 0 होगा या सम होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m क्या है? कोई भी पूर्ण संख्या है। तो इसको मैंने लिख दिया 4 गुणा 2m प्लस 1, 4 दूनी 8m प्लस 1।
तो यही तो फॉर्म सिद्ध करनी थी इसकी, कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो 8m + 1 के रूप का होता है। अब आगे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 + वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको हमें क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा कंट्राडिक्शन मेथड से जो है वो शो करते हैं, सिद्ध करते हैं। कि कंट्राडिक्शन में क्या होता है, विरोधाभास में, कंट्राडिक्शन को हिंदी में विरोधाभास या अंतर्विरोध बोलते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि जैसे आपको अप्रमेय सिद्ध करना है तो इसको इससे उल्टा यानी प्रमेय मान के चलते हैं। ठीक, तो माना यदि संभव हो तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 क्या है, एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। मान लो इसको रिवर्स जो दे रखा उसे उल्टा मान, जो सिद्ध करना उससे उल्टा मान लिया। ठीक, इसलिए वर्गमूल 2 + वर्गमूल 3 बराबर a मान लेते हैं, जहां a एक क्या है, प्रमेय संख्या है। a x कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पर। ठीक, अब देखिए कि ऐसे क्वेश्चन में एक स्टेप और ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक अप्रमेय संख्या आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाए। अब आपकी मर्जी है कि वर्गमूल 2 को इधर रखो, वर्गमूल 3 को रखो। ठीक, तो मैं वर्गमूल 2 को ही लेफ्ट हैंड साइड में रख लेता हूँ, बाकी सारा राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा कि वर्गमूल 2 का वर्ग तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि वर्गमूल 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और फिर इसका वर्ग करते हैं तो फिर ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो 2 ही बचता है। ठीक है, अब a - √3 इसका वर्ग करना, तो यहाँ a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, a² प्लस b² कर देता हूँ मैं सीधा ही, a² + b², √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2 × a × √3, यानी a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। ठीक, ये सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया। अब आगे देखिए कि ये जो एक अप्रमेय संख्या है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में। तो ये 2a√3 या 2√3a जो है ये लेफ्ट साइड में ले, इधर माइनस का लेफ्ट में आती है, प्लस का हो जाएगा, = a² + 3 है, ये 2 इधर आकर के 3 में से 2 घटेंगे, 1 बचेगा प्लस का। ठीक, और यहाँ से √3 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखना, बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड में ले जाना है, /2a। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में तो है वर्गमूल 3, राइट हैंड साइड में है a² + 1/2a। अब देखिए प्रमेय संख्याओं का वर्ग करोगे तो प्रमेय संख्या आएगी, उसमें एक जोड़ दोगे तो भी प्रमेय संख्या आएगी, और एक प्रमेय संख्या को दूसरी प्रमेय संख्या से भाग दोगे तो भी आपको क्या मिलेगी, प्रमेय संख्या मिलेगी। यानी राइट हैंड साइड जो है वो प्रमेय संख्या हो गई। ठीक, लेकिन वर्गमूल 3 क्या है, अप्रमेय संख्या है। ठीक, कि यहाँ थोड़ी नीचे जगह का मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ a² + 1/2a एक प्रमेय संख्या है। ठीक, इसलिए यहाँ पर अंतर्विरोध प्राप्त होता है, कंट्राडिक्शन प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ एक विरोधाभास भी कह सकते हैं, विरोधाभास प्राप्त होता है।
क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है? एक प्रमेय संख्या है। राइट हैंड साइड एक प्रमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 3 एक अप्रमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, जिसको आपने प्रमेय मानना था, प्रमेय का विरोधाभास हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है? अप्रमेय है, एक अप्रमेय संख्या है। ठीक, तो आप इसी बेस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 10 और 14, ये दोनों इसी बेस पे आप ट्राई कर सकते हैं। अब आगे प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यू के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसको आप क्या कर सकते हैं? 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, किसी से भाग दे सकते हैं। तो जैसे अगर मैं 2 से भाग दूं तो यहाँ पर मान लिया कोई भागफल m आ गया, और शेष क्या आएगा? 2 से देंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 तो आ नहीं सकता। तो a के जो रूप हो गए वो कौन कौन से हो गए? दो, a जो है वो 2 गुणा m प्लस 0 या 2m प्लस 1 के रूप का हो गया। इसी तरह से अगर आप 3 से भाग देते हो तो 3m प्लस 1, क्योंकि 3 से भाग दोगे 0, 1 और 2 तक शेष बचेंगे, तो 3m प्लस 2 तक ही आ जाएगा। इसी तरह से 4 से भाग दोगे तो 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, और 4 से भाग देंगे 3 तक शेष बचता, तो 4m प्लस 3 तक। तो ये रूप इसके हो सकते हैं। इसी तरह से 5 से 6 से आगे बहुत सारे रूप आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक a के लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा रूप लेकर के चलें ताकि इसके वर्ग का ये रूप हम दर्शा सकें। तो देखिए, वर्ग दर्शाना आपको 4q या 4q प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ पर देखिए 2m और 2m प्लस 1, अगर यहाँ पर हम इनका वर्ग करें तो वहां पर भी फैक्टर आपको 4 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जिस रूप में ऑलरेडी 4 आता है उसका वर्ग करेंगे तो भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हम इस सवाल को 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो धनात्मक पूर्णांक ये मान ले चाहे ये मान ले। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखें कि हम जानते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए एक पूर्णांक a 2m या 2m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक, तो अब हम पहली स्थिति डिस्कस करते हैं कि यदि a बराबर क्या हो? 2m हो, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2m का स्क्वायर हो जाएगा। 2m का स्क्वायर क्या हो गया? 4m स्क्वायर। अब m हमने क्या ले रखा है? एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। तो m स्क्वायर को मैं एक और अन्य धनात्मक पूर्णांक लिख देता हूँ, 4q। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताना भी पड़ेगा जहाँ q बराबर क्या है? m स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहली स्थिति में हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किस रूप का आ गया? 4q के रूप का आ गया है। अब सेकंड केस, दूसरी स्थिति जो है हम डिस्कस करते हैं कि यदि
ए बराबर क्या हो, 2m प्लस 1 हो तो 2m+1 हो तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। ठीक, तो यहाँ से a स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2a सूत्र वाला, a की जगह 2m और b की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर यानी b की जगह 1 हमारे पास तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस 1, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब देखो m क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरा धनात्मक पूर्णांक जुड़ेगा तो भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ये एक धनात्मक पूर्णांक है। और उस धनात्मक पूर्णांक को मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू का नाम दे दिया। तो यहाँ पर मैंने बता भी दिया, जहाँ क्यू बराबर m स्क्वायर प्लस m है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है किसी धनात्मक पूर्णांक को 2m और 2m+1 के रूप का लेकर के भी सम कर सकते हो, और इसको और ज़्यादा डिटेल से बताना चाहते हो तो आप इसके चारों रूप ले लीजिए, 4m, 4m+1, 4m+2, 4m+3 का रूप। ठीक, तो ये जो ए के 4 रूपों वाला मैंने पहले से सोल्व करके रखा था ताकि थोड़ा समय बच सके। तो हम जानते हैं कि ए के जो संभव मान है या कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 4m, 4m+1, 4m+2 या 4m+3 के रूप का हो सकता है। तो अब हमें ये 4 केस डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे पहले वाले मेथड में हमने 2 केस डिस्कस किए थे ना, 2 स्थिति डिस्कस की थी। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या है कि यदि a बराबर क्या हो, 4m हो तो a का स्क्वायर जो हो 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर कितना हो, 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 चौके 16। ठीक, तो 4 गुना 4 लिख दिया। अब 4 और m स्क्वायर, अब देखो 4 एक पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, m का स्क्वायर भी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो ये सारा कुछ पूर्णांक हो गया। इस पूर्णांक को मैंने क्या कह दिया, क्यों कह दिया। तो देखो पहली स्थिति में जब हमने इस रूप का स्क्वायर किया तो 4 क्यू के रूप का आ गया। इसी तरह से केस सेकंड कर लेंगे। सेकंड केस में जो है a बराबर क्या लेंगे, 4m+1, 4m+1 का स्क्वायर करेंगे। तो फिर इसमें वही a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4m तो a हो गया, 1 क्या हो गया, b हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सूत्र लगा दिया ना, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद देखो 4m का स्क्वायर कितना है, 16m स्क्वायर और 2 चौके 8m, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में है ये क्योंकि एक पूर्णांक बन जाता है, फिर इसको हमने एक पूर्णांक क्यू का नाम दे दिया और यहाँ पर लिख भी दिया है क्यू क्या है। अब इसी तरह से अगर आप थर्ड पार्ट करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ 4m+2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 4 सीधा कॉमन आ जाएगा और कॉमन आने के बाद बीच ब्रैकेट के बीच में बचेगा एक पूर्णांक बचेगा, उसको आप क्यू का नाम दे दें। और जो आगे हम केस डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जब आप 4m+3 का स्क्वायर करोगे ना तो 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 आएगा। अब इस 9 का आपने क्या करना, 9 को लिखना आपने 8+1, ये बात ध्यान रखनी है बस, ताकि इतने इतने में से हम 4 कॉमन ले सके। और 4 ये वाला पार्ट क्यू बन गया, 4 + 1। ठीक, तो हम यहाँ से 4 केस डिस्कस करके भी कह सकते हैं कि किसी धनात्मक संख्या का जो वर्ग है, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो क्या होगा, 4 या 4 + 1 के रूप का होगा। अब आगे आपको समझ दिया कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m,
4m+1 या 4m+3 के रूप का होता है। तो देखिए कि यहाँ पर जैसे हम अगर दो ही रूप लेके चले, मान लिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का दो ही रूप लेके चले, जैसे पिछले सम की पहली विधि में लेके चले थे कि 2m और 2m+1, तो जब इसका घन करके दिखाएंगे तो आपके पास दो ही रूप आएंगे, तीसरा रूप तो आएगा नहीं। इसलिए इसका मतलब ये चीज तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपको घन के रूप कितने दिखाने, 3 दिखाने हैं। तो यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक है वो 3 रूपों वाला तो कम से कम लेना पड़ेगा। अब 3 वाला लेते हैं तो 3 का घन करेंगे, 3 3 होती है 27, 4 कॉमन आना मुश्किल हो जाएगा। तो जो धनात्मक पूर्णांक आप लेते हो वो लेना पड़ेगा आपको 4 से, जैसे हम a को भाग देते हैं तो कोई भागफल q और शेष r आता है, तो r की वैल्यू 0 1 2 और 3 आएगी। तो ये लेना पड़ेगा आपको 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3 वाला। ठीक, ये 4 रूप लेने पड़ेंगे और फिर इन चारों को हमें डिस्कस करने होंगे। ठीक, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए 4q + 1, 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का हो सकता है। ठीक, अब कई बच्चे कहेंगे जी पिछली बार तो आपने यहाँ पर m ले लिया था, तो देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो सिद्ध करना था वो q सिद्ध करना था, और इस बार m सिद्ध करना तो मैं यहाँ पर q ले लूंगा, जब q सिद्ध करना था यहाँ m ले लूंगा, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि m भी तो एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया मैंने यहाँ पर भी m ले लिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो सिद्ध करना ना उससे दूसरा लेना होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना बस। अब स्थिति कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ। अब पहली स्थिति या पहला केस जो हम डिस्कस करते हैं कि यदि a बराबर क्या हो, 4q, तो हमें a का घन देखना है, a का घन यानी 4q का घन, 4 का घन गुणा q का घन, 4 का घन का मतलब 4 की 3 बार गुणा, 4 चौके 16 चौके 64, q की पावर 3। ठीक, अब देखो कि अब यहाँ से मैं 4 कॉमन लूं तो 4 16 चौके 64 होता है, तो 64 को 4 गुना 16 कह दूंगा इंटू q की पावर 3। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है, धनात्मक पूर्णांक, उसका घन भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, और उसको 16 से गुणा कर दोगे तो भी धनात्मक पूर्णांक, तो इसको मैं m कह दूं, एक धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि m क्या है, तो पूर्णांक है। तो जहां m बराबर 16 q की पावर 3, तो देखिए पहले केस में, पहली स्थिति में जब हमने a बराबर 4q लिया तो ये 4m के रूप का आ गया। अब इसी तरह से हमें दूसरी स्थिति में 4q + 1 का घन करेंगे, तीसरी स्थिति में 4q + 2 का घन करेंगे, और लास्ट में 4q + 3 का घन करेंगे, और देखेंगे कि ये घन इन रूपों का ही आएगा। ठीक, अब केस सेकंड या स्थिति 2, यदि a बराबर क्या हो, 4q + 1 हो, तो a का घन क्या हो जाएगा, 4q + 1 का घन। तो यहाँ पर a + b का घन जो है उसका सूत्र आपको याद रखना होगा, क्या होता है a + b का घन,
ए प्लस बी का घन, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये होता है। तो अगर यहाँ पर ये देखें 4q तो एक ही जगह हो गया, 4q का घन प्लस 1 का घन प्लस 3 गुणा में 4q गुणा में 1 गुणा में 4q प्लस 1। इसको करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 q की पावर 3। 1 का घन 1 ही होता है क्योंकि 1 की 3 बार गुणा करेंगे, और ये 4 3 12q गुणा में 4q प्लस 1। ठीक, 64q की पावर 3 प्लस में 1, और ये 12 चौके 48q प्लस में 12q। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इन तीनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे, 16 चौके 64 16 आ जाएगा, और 4 12 चौके 48, और 4 3 12, और ये प्लस में 1। ठीक, तो यहाँ पर 4 और ये सारा देखिए पूर्णांक है, तो इसको मैं m कह देता हूँ ब्रैकेट के अंदर वाले को, और प्लस 1। ठीक, तो ये 4m प्लस 1 के रूप का हो गया, जहां पर m क्या है वो लिख देना है, ब्रैकेट वाला सारा कुछ यहाँ। ठीक, अब ये दो स्थितियां होगी। इसी तरह से तीसरी स्थिति में हमें क्या करना है कि इसको 4q प्लस 2 के रूप का लेना है, फिर वही सूत्र लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा लेकिन मुश्किल नहीं है, तो देखते रहिए आप। सिर्फ 2 मिनटों में मैं कर देता हूँ इसको। स्थिति 3, तीसरी स्थिति में यदि a बराबर क्या हो 4q प्लस 2 हो, तो a का घन क्या हो जाएगा 4q प्लस 2 का घन, तो a³ प्लस b³ 4q का घन प्लस 2 का घन प्लस 3ab 3 गुणा 4q गुणा 2 इंटू a प्लस b, यानी 4q प्लस 2। ठीक, 4 चौके 16 चौके 64 q की पावर 3 प्लस 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 चौके 12 12 दूनी 24 q गुणा में 4q प्लस 2। ठीक, अब 64 q की पावर 3 प्लस में 8 प्लस 24 चौके 96 q प्लस 24 दूनी 48 q, और सॉरी ये q स्क्वायर आएगा। अब देखिए इन सभी में से 4 कॉमन आ सकता है, 4 16, 4 दूनी 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 q स्क्वायर, और 4 एकम 4 12 चौके 48 q। अब देखिए अंदर वाला पूर्णांक है, ये अंदर वाला सारा क्या है पूर्णांक है, तो इसको मैं m कह देता हूँ। ठीक, तो ये फिर से 4m के रूप का हो गया। और अब अंतिम स्थिति में देखते हैं, स्थिति 4। अब लास्ट स्थिति में क्या है कि यदि a बराबर हम क्या ले 4q प्लस 3 लें, तो a का घन जो है क्या हो जाएगा 4q प्लस 3 का घन हो जाएगा, 4 का घन 4q का घन प्लस में 3 का घन प्लस 3ab, यानी 3 गुणा 4q गुणा में 3 इंटू a प्लस b 4q प्लस 3। ठीक, सूत्र अच्छी तरह से याद कर लेना, कहीं एग्जाम में जाके बोलना जाए इसको। 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64 2 की पावर 3, 3 का घन 3 3 होती है 27, और 3 चौके 12 आती है 36q गुणा में 4q प्लस 3। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये हो गया 64q की पावर 3 प्लस में यहाँ पर 27 प्लस 36 को 4 से गुणा करेंगे, 4 छिके 24 और 4 3 12 और 2 14 144 q स्क्वायर, और 3 छिके 18 3 3 और 1 10 108 q। अब यहाँ से देखिए कि
एक दो तीन, इन तीनों में से तो 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन 27 में से 4 कॉमन नहीं आएगा। तो 27 के साथ मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि इसको 27 को मैं लिख सकता हूँ 24 प्लस 3। क्या कर दिया मैंने, 27 को लिख दिया 24 प्लस 3। अब इतने इतने में से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन लेंगे 16 क्यूब की पावर 3, 4 छिके 24, 36 चौके 144, साथ में क्यू स्क्वायर तो लगा दिया, और 4 दूनी 8 और 4 सात 28। ठीक, साथ में क्यू प्लस में 3। ठीक, तो ये इतना इतना क्या एक धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा, तो 4m प्लस 3 का रूप हो गए। तो अब देखिए कि अगर हम चारों स्थितियों में नजर डालें तो पहली स्थिति में जो धनात्मक पूर्णांक का घन है वो किस रूप का आया, 4m के रूप का आया। दूसरी स्थिति में 4m प्लस 1 के रूप का आया। तीसरी स्थिति में फिर ये 4m के रूप का आया, और चौथी स्थिति में जो है 4m प्लस 3 के रूप का आया। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होगा। क्या होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक, अब आगे देखिए, कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यू के लिए 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पर हम एक जो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे वो देखिए कि यहाँ पर 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 है, तो उसका वर्ग करना है। वर्ग करना है तो देखिए कि हम 2m और 2m प्लस 1 के रूप का अगर ये लेके चले तो बात बनेगी नहीं, तो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 उसमें फैक्टर नहीं आएगा। 3 वाले में भी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 वाला फैक्टर नहीं आएगा, 4 वाले में भी नहीं आएगा। तो आपको जो धनात्मक पूर्णांक है वो लेके चलने पड़ेंगे 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4, ये वाले 5 रूप लेके चलने पड़ेंगे। ठीक, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a किसी पूर्णांक m के लिए इस रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। ठीक, ये लेके हम इन 500 रूपों का स्क्वायर कर करके दिखा देंगे 20 रूप का आएगा या नहीं आएगा। हम ये शो करेंगे इन रूपों का नहीं आएगा, इनके अलावा कोई और रूप का आ जाएगा। तो पहले तो हम लेते हैं स्थिति 1 कि यदि a बराबर क्या हो 5m हो, तो अब बच्चे कहेंगे सर कि इतना बड़ा सम 500 का करके दिखाएंगे। तो देखिए, एक सूत्र तो एक ही लगाना आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सवाल थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पेज भरेगा, बाकी मुश्किल नहीं है। तो देखिए कि पहला केस तो बिल्कुल सिंपल ही है कि a का स्क्वायर करेंगे तो 5m का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और m का स्क्वायर m स्क्वायर। फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, 5 5 25 m स्क्वायर। इसको 5 और इसको हम क्या कह देते हैं, क्यू कह देते हैं। क्यों, क्योंकि m पूर्णांक है तो स्क्वायर m का स्क्वायर भी पूर्णांक, पूर्णांक को 5 से गुणा करोगे एक पूर्णांक आएगा, और वो पूर्णांक क्यू है ही। तो क्यू बराबर क्या है 5m स्क्वायर। ठीक, वेयर। ठीक, तो इसी तरह से दूसरी स्थिति हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है कि यदि a बराबर 5m प्लस 1 हो, तो
तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5m प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो सूत्र लगाना है वो क्या लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला लगाना है आपने। तो ए की जगह क्या है 5m, तो 5m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा में 5m इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10m प्लस 1। ठीक, तो इन दोनों में से अगर आप 5 कॉमन लोगे तो 5 5 25m स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10m प्लस में 1। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका 5, और इसको पूर्णांक क्यों कह दीजिए प्लस 1, जहां क्यू बराबर 5m स्क्वायर प्लस 2m है। ठीक, तो पहले तो आया 5q के रूप का, दोबारा आया 5q प्लस 1 के रूप का। अभी तक देखिए 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 तो नहीं आया ना। तो अब बाकी 3 स्थितियां और फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्थिति 3 में देखिए कि यदि a बराबर 5m प्लस 2 हो तो a का स्क्वायर 5m प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 5m स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 5m इंटू 2 प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 25m स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20m प्लस में 4। ठीक, तो इन दोनों में से 5 कॉमन लूंगा तो 5 5 25, 500 के 20 प्लस 4। ठीक, तो ये हो गया 5q प्लस 4 के रूप का हो गया, जहाँ पर q क्या है 5m स्क्वायर प्लस 4m। ठीक, तो ये 5q प्लस 4 आ गया, लेकिन 5q प्लस 3 या 5q प्लस 2 अब भी नहीं आया है। ठीक, अब नेक्स्ट स्थिति हम डिस्कस करते हैं, स्थिति 4। कि यदि a बराबर 5m प्लस कितना हो 3 हो तो। ठीक, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5m प्लस 3 का स्क्वायर, 5m स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5m गुणा 3 प्लस में 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 5 5 25m स्क्वायर, 2 5 10 30m प्लस में 9। ठीक, अब देखिए कि 25m स्क्वायर प्लस में 30m और 5 कॉमन लेने के लिए इसको लिख देता हूँ 5 प्लस 4। यहाँ से 5 कॉमन आया, 5 5 25m स्क्वायर प्लस 5 6 के 30, 5 एकम 5 प्लस 4। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको एक पूर्णांक क्यू कह देते हैं प्लस 4। ठीक, जहाँ पर क्यू बराबर क्या है 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ठीक, अब आगे देखिए कि स्थिति 5, पांचवी स्थिति में कि यदि a बराबर 5m प्लस 4 हो तो भाई, तो क्या होगा कि a स्क्वायर बराबर 5m प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5m स्क्वायर प्लस में 2 गुणा 5m गुणा में 4 प्लस में 4 का स्क्वायर। अब ये हो गया 25m स्क्वायर, 2 5 10 100 के 40m प्लस में 16। ठीक, तो 25m स्क्वायर प्लस में 40m, 16 को मैंने कह दिया 15 प्लस 1 16। ठीक, अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 5 25, 5 8 40m, 5 3 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5q प्लस 1, जहाँ पर ये वाला q हो जाएगा। ठीक,
तो अब भी 5q+2 या 5q+3 नहीं आया है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता। तो देखिए लाइन जो मैंने बोली है लिख भी दी है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 5q के रूप का हो गया, 5q+1 के रूप का हो गया, 5q+4 के रूप का हो गया, लेकिन 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं होगा। अब आगे फोर्थ सम देखिए कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m+2 या 6m+5 के रूप का नहीं हो सकता। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है आप जो धनात्मक पूर्णांक मानोगे वो जो है आपको लेने होंगे 6q, क्योंकि m के रूप का तो सिद्ध करना ना, इसलिए 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, ये 6 रूप हो गए। इन सभी रूपों का आपने क्या करना है, स्क्वायर करके दिखाना और फिर ये बताना है, वर्ग करके दिखाना है और फिर ये दर्शाना है कि ये इन दोनों रूपों का नहीं हो सकता। 6 के 6 केस आपने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी एनसीईआरटी जो बुक है, टेक्स्ट बुक जो है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है और उसमें ऐसी स्टेटमेंट है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए जो है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर 9 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कहीं आप इसके शुरू में 9 केस डिस्कस करोगे अलग अलग, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के 3 रूप ले लेते हैं ना, 3q, 3q+1 और 3q+2, तो जब हम इनका घन करके दिखा देंगे तीनों का तो ये रूप आ जाएंगे तीनों ही, ठीक। और इसी से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्टर 3 है और इसका जब घन करते हैं ना तो यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है। तो अब आपको जो है 9q, 9q+1, 9q+2, 9q+3, 9q+8 तक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सम तो हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि प्रश्नावली 1.1 का जो 5वां क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें जो घन है उनको अगर आपने इस रूप का करना है तो आपने जो 9 केस नहीं बनाने, आपने 3 ही केस बनाने, 3 स्थितियां लेनी ये वाली, ठीक। अब लास्ट में एक छोटा सा सम और बचता है। कहता है कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q+1 के रूप का होता है। तो जो विषम पूर्णांक हम लेके चलते हैं, विषम पूर्णांक जो है वो के 2m+1 के रूप का होता है, ठीक। तो माना विषम पूर्णांक क्या 2m+1 और इसका वर्ग करके दिखा दो भाई। 2m+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कि 2m का स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4m² प्लस में 4m प्लस 1, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, m² प्लस m प्लस 1, m² प्लस m को हमने क्यों कह दिया, क्योंकि ये m क्या एक पूर्णांक है, तो इसका स्क्वायर प्लस में m, ये भी क्या होगा पूर्णांक, जहाँ q बराबर m² प्लस m है, ठीक। तो अब नीचे ये लाइन लिख लीजिए कि इसलिए किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का वर्ग जो है वो इस रूप का होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।